नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025847 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। हमें दिए गए सेंटेंसेस को मीनिंगफुल सीक्वेंस में लिखना है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी पैराजंबल का क्वेश्चन आता है तो हमारा जो स्टार्ट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें हाउ एवर, तो ये कंजंक्शन है, तो यहाँ से ए से शुरू नहीं होगा। ठीक है, बी में दे रखा है दिस, तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ से भी शुरू नहीं होगा। तो बी से शुरू नहीं होगा तो सी हमारा आंसर नहीं हो सकता और बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई कि भी शुरुआत कहाँ से करेंगे। ऑप्शन जो सेंटेंस सी है उससे करेंगे। कह रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के अंदर जनसंख्या का बढ़ने का अर्थ ये है कि वहाँ पर जो उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में जब इजाफा होने लगता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस देश में भी जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखो, यहाँ पर चेंज की बात हुई है और इसी चेंज को सेंटेंस बी में लिखा गया है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, कि ये जो चेंज है ये दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला एब्सोल्यूट नंबर्स और दूसरा परसेंटेज चेंज। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चेंजेस की बात हुई है और फिर पहले चेंज की बात होगी, फिर दूसरे की। तो बी के बाद में डी का आना कंपलसरी है। इसको हम लोग मैंडेटरी पेयर बोलते हैं। इसको हम लोग पैराजंबल की भाषा में बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। मतलब बी के बाद में डी का आना कंपलसरी है। तो बी के बाद में डी कहाँ है? यहाँ पर है और सी से शुरू किया है हमने, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया है ऑब्लिगेटरी, इसका हमें सिनोनिम बताना है पर्यायवाची। दोस्तों, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है आवश्यक। इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस। दोस्तों, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, वायलेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई यूज नहीं हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्थलेस। तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या है? मैंडेटरी, क्योंकि मैंडेटरी का भी मतलब क्या होता है? आवश्यक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अपने को देखना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है क्या ये सही है। अगर नहीं सही है तो कौन सा इसमें से ठीक होगा वो देखना है। कह रहा है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। कह रहा है कि जो डायरेक्टर साहब है, जो निर्देशक साहब है, वो हमारे प्रस्ताव पर जो है सहमत होंगे यदि हम लोग बजट से ज़्यादा नहीं जाते हैं। मतलब जैसे किसी कार्य को करने के लिए 10,000 रुपये का बजट है, तो अगर उसके अंदर का उनका कोई प्रपोज़ल होगा तो वो एग्री करेंगे। लेकिन अगर आपने 15,000 का खर्चा बता दिया तो डायरेक्टर साहब उस पर सहमत नहीं होंगे। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन का है कि एग्री जो वर्ब है ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेती है। अब यहाँ ध्यान से समझना, एग्री जो वर्ब है जिसका अर्थ होता है सहमत होना, ये अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेती है। एक तो एग्री टू और एक एग्री विथ। एग्री टू कब आता है? जब हम लोग किसी प्रस्ताव पर सहमत होते हैं। और एग्री विथ जब आता है जब हम लोग किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मैं डायरेक्टर साहब से एग्री करता हूँ, तो आई एग्री विथ द डायरेक्टर, तो वहाँ विथ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर के प्रपोजल पर एग्री होने की बात हो रही है,
तो एग्री के साथ इस सिचुएशन में क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, कह रहा है पैसिव वॉइस बताओ, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो दी मैनेजर हमारा सब्जेक्ट है, कीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है। और दी वर्क जो है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर के साथ यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी। हम लोग जानते हैं कि पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाता है तो द वर्क हो जाएगा, और वर्क के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, वर्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो आर आ नहीं सकता, एम आई के साथ आता है तो इज आएगा। अब देखो वर्क के साथ एक ही जगह है इज, तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद में ये जेरेंड और बाई के साथ जो एक्टिव में सब्जेक्ट था पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वी मस्ट डैश हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। ये कह रहा है कि हमें बेघर और बेसहारा या जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनको सुविधा या मदद देनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा, वी मस्ट डोनेट। देखिए हेल्प कभी भी डोनेट नहीं की जा सकती, डोनेट का मतलब होता है दान करना, ठीक है। तो ये बेसिकली मनी के लिए यूज़ किया जाता है, मनी वगैरह हम लोग डोनेट करते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ में मदद करना, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ में मदद करना। तो अब यहाँ पर हेल्प ऑलरेडी है तो दो शब्द एक जैसे अर्थ वाले एक साथ नहीं आएंगे कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट हेल्प, तो इसलिए कंट्रीब्यूट को भी यूज़ नहीं कर सकते, डोनेट को यूज़ नहीं कर सकते। अब एक तो है एग्जर्ट और एक है रेंडर। एग्जर्ट का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, किसी पर दबाव डालना, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जर्ट। तो यहाँ पे दबाव डालने की बात नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेंडर। वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पुअर। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड, तो कह रहा है कि हमें मदद जो है उपलब्ध करवानी चाहिए बेघर और शारीरिक रूप से जो असक्षम लोग हैं उनको। तो यहाँ पे डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। दोस्तों यहाँ पर देखना वन ऑफ का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले भी कई बार क्लास में बताया है कि जब भी वन ऑफ का स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं तो नाउन जो है वो हमारा कैसा होता है, प्लूरल, और हमारी जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। ये स्ट्रक्चर है, बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, बार बार आपको क्लास में बताया भी है। तो देखिए वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल। अब ये यहाँ पर जो ये वर्ब है ये लड़कों में से एक, तो एट अ टाइम हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, इसलिए वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ये क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि हमें एक पैसेज है, कहानी है, इसके अंदर उचित शब्दों को भरना है। कह रहा है कम्युनिकेशन प्लेज ए डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन मतलब विचारों का आदान प्रदान, ये किसी भी व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण चाहिए, तो बेटर का तो मतलब होता है बेहतर, लाइफलेस का मतलब होता है बेजान, जिसमें जान नहीं हो, टोटल का मतलब होता है पूर्ण, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो आपको पता चल गया कि डी जो है बिल्कुल ठीक होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी मनुष्य के पूर्ण विकास में। आगे, इट कैन बी लर्न बाई आवर डैश एफर्ट्स। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है बाई आवर डैश एफर्ट्स, किस प्रकार के प्रयासों से। इम्पोर्टेंट कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रयासों से जो है हम लोग सीख सकते हैं कम्युनिकेशन। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक, जिसके अंदर हम लोग पूरे अपना मानसिक तौर से
मानसिक तौर से सचेत, मानसिक तौर से सचेत प्रयासों से सीख सकते हैं। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट प्रयासों से सीख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी, विरोधाभासी प्रयासों से सीख सकते हैं। तो आप खुद समझ गए हैं, जागरूक और अलर्ट प्रयासों से हम लोग कम्युनिकेशन को सीख सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड राइट एंड स्पीक। पढ़ना, लिखना और बोलना ये हमारी क्या है, वैरायटी है, भिन्नता है। वैरायटी का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग चीज़। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा, तो लिखना पढ़ना बोलना ये हमारी सुविधा है। एजिलिटी का मतलब होता है सक्रियता, ये हमारी सक्रियता है, लिखना पढ़ना बोलना। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, तो यहाँ से क्लियर हो गया, लिखना पढ़ना बोलना ये हमारी क्षमता है। तो ये क्षमता अगर हमारे अंदर होती है तो ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे अपने को बैरियर्स के बाद में उचित शब्द चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बाधा डालती हैं। तो बैरियर्स अगेंस्ट, बैरियर्स फ्रॉम, बैरियर्स बाई, बैरियर्स। तो बैरियर्स के साथ टू आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि भाई कम्युनिकेशन के अंदर जो बाधा है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या करती है, रोकती है। आगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें यहाँ पे वर्ब ढूंढनी है कि कौन सी वर्ब होगी। स्ट्रेंथन जो है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, सक्सीड ये वर्ब है, लेकिन वाक्य के अनुसार देखिए ये कह रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स, इन बाधाओं से पार पाना बहुत ज़रूरी है। तो सक्सीड का तो मतलब होता है आगे बढ़ना, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से पार पाना। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से पार पाना। तो यहाँ पे सबसे जो एप्रोप्रिएट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा कि भाई हम लोग जो है इन बाधाओं से पार पाना चाहते हैं और इनके लिए हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को स्मूथ करना पड़ेगा। तो ये क्लोज टेस्ट जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, और हमारे पास जो शब्द है वो कौन सा है, एक्सोडस। शब्द क्या है, एक्सोडस। देखो एक्सोडस का मतलब होता है किसी स्थान से चले जाना। अगर हम लोग किसी स्थान से चले जाएं या गायब हो जाए तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं एक्सोडस। तो एग्जिट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिफंड का मतलब होता है कि भाई हमने जैसे कहीं पे कोई पैसा देकर कोई चीज़ खरीदी, अब वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो हम लोग उसको वापस करके पैसा ले लेते हैं, तो उसको रिफंड बोलते हैं। डिपार्चर का मतलब होता है कहीं से जाना। अराइवल का मतलब होता है कहीं पे आना। अराइवल का मतलब होता है कहीं पे आना या पहुंचना। तो आप देख चुके हैं, आप यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ गया कि अगर विलोम शब्द चाहिए तो कहीं से जाने का अपोजिट क्या होगा, आना। तो हमारा जो आंसर की अगर बात करी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, अराइवल। एग्जिट जो है वो इसका सिनोनिम है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये यहाँ पर एक वाक्य दिया है आपको, इस वाक्य को एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अ सॉन्ग संग एट ए बरियल। बरियल का मतलब होता है दाह संस्कार, कि किसी की मृत्यु पर किसी का दाह संस्कार हो रहा है, किसी को जला रहे या दफना रहे, उस समय जो गीत गाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डर्ज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं। तो 88 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हाइम का मतलब क्या होता है, भजन। हाइम का मतलब क्या होता है, भजन। सोनेट जो है ये बेसिकली एक रोमांटिक पोएम होती है, प्रेम गीत है। बैलेड जो है ये भी 14 लाइन की जो है प्रेम से संबंधित कविता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट,
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें वो स्पेलिंग ढूंढनी है जो बिल्कुल सही है, जिसमें कोई गलती नहीं है। एग्जॉस्ट की स्पेलिंग होती है EXHAUST, तो यहाँ O की जगह A आना चाहिए। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना, तो ये जो है गलत स्पेलिंग थी। एक्सेल EXHALE, एक्सेल का मतलब होता है, यहाँ पर आई नहीं होगा, एल के बाद ही। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना, एक्सेल का मतलब बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग होती है EXTRACT, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी में से कोई चीज़ जो है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। एग्जिबिट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, करेक्ट स्पेलिंग ही पूछी थी, तो ये हमारा आंसर होगा। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। टू शो हम लोग बोल सकते हैं, दिखाना, तो सी हमारा आंसर है। अगला देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। हमें जो क्वेश्चन दिया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 90, तो ये कह रहा है ही सेड द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या तुम मुझे कमरों का टैरिफ यानी कि किराया बता सकते हो। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी होता है तो ये सैड जो है ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर डी जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ए, बी या सी में से हमारा कोई आंसर होगा। दूसरा, जब भी हेल्पिंग वर्ब से हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग कंजंक्शन इफ़ या फिर वेदर, इस कंजंक्शन का उपयोग करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ दैट कंजंक्शन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर इफ़ है और यहाँ पर क्या है टू, तो टू नहीं हो सकता। तो अगर इतनी भी जानकारी है आपको तो आपका आंसर आ गया। बाकी आगे भी मैं बता देता हूँ आपको। इफ़ कंजंक्शन हो गया, फिर ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो रिसेप्शनिस्ट थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। कैन कुड में चेंज होता है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, वो यहाँ पे आ गया। और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आ गया। तो ये पूरा भी बता दिया मैंने आपको, हालांकि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये कंजंक्शन की जानकारी थी तो भी सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगेन जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन आ गया। हमें इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर पे अरेंज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंजंक्शन जो पैराजंबल के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर हमेशा आपको प्रॉपर नाउन को ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कंजंक्शन है, ये आपका जो है प्रोनाउन है, ये अगेन कंजंक्शन है, यहाँ पर है प्रॉपर नाउन। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होगी कि द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये एक सामान्य धारणा है कि जो भी जनता होती है वो हमेशा सरकार की बनाई हुई नीतियों में कमी निकालती है। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स, इसलिए लोग जो है खुले तौर पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि कौन कमी निकालता है, लोग। और फिर यहाँ आलोचना की बात हो रही है, तो बी के बाद में डी का आना अनिवार्य है। तो बी के बाद में डी का आना अनिवार्य है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सी में फिर आएगा कि वे सरकार को जो है बुरा भला बोलते हैं कि वो बहुत धीरे काम करते हैं। और लास्ट में ए आ जाएगा कि हालांकि वे इस सच्चाई को इग्नोर करते हैं कि लोगों के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है देश के विकास में, खाली सरकार से ही कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, एक यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो सुन नहीं सकते। कोई ऐसी चीज़ जो सुन नहीं सकते, तो ऑडिबल तो वो होता है जो सुन सकते हैं, ऑडिबल तो वो है जो सुन सकते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इनफॉलिबल मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई कमी नहीं है उसको हम लोग इनफॉलिबल या परफेक्ट बोलते हैं। इरिवोकेबल मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता,
जिसको ठीक नहीं कर सकते। तो ऑडिबल मतलब जिसको सुन सकते हैं, इसका अपोजिट IN प्रीफिक्स लगाकर इनऑडिबल, जिसको सुन नहीं सकते। तो यही हमारा आंसर है 92 में, ऑप्शन ए। अब आपको यहाँ पर सिंटिलेटिंग का सिनोनिम बताना है। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकदार, तो इसके लिए अपन बोलेंगे शाइनी, ब्राइट, और क्या बोल सकते हैं, ग्लिटरिंग, और क्या बोल सकते हैं, ग्लीमिंग। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। बोरिंग का मतलब होता है नीरस, उबाऊ। इसका एक अच्छा सिनोनिम क्या है, मंडेन। यहाँ पर है स्टिंजिंग। स्टिंजिंग का मतलब होता है बोल सकते हैं दुर्गंध युक्त, बदबू भरा। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए 94, सही स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। रिटेलिएट की स्पेलिंग होती है RETALIATE। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, तो ये स्पेलिंग तो गलत है। RETAL, आई पहले आएगा फिर ए आएगा। ह्यूमिलिएशन में सिंगल एल आता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदगी। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है। अगला है बुके। तो बुके के अंदर सिंगल टी आता है। बुके का मतलब आप जानते ही हैं, बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी सरकाज्म। सरकाज्म का मतलब होता है व्यंग्य। तो यही स्पेलिंग ठीक है, तो हमारा डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कठिन कार्य। हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी ले लेना। बिना बताए छुट्टी ले लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, मतलब बिना किसी जानकारी के छुट्टी ले लेना। नेक्स्ट, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। चेक करना अंडरलाइन पार्ट सही है कि नहीं। दोस्तों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एज वेल एज से जब हम लोग दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, एज वेल एज से जब हम लोग कितने सब्जेक्ट जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट फर्स्ट, ये सब्जेक्ट सेकंड। तो हमारी जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। दोबारा सुनना, जब भी हम लोग एज वेल एज से कितने सब्जेक्ट जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, तो हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ कैप्टन सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, वर की जगह क्या आएगा, वॉज। तो आप देखो कहाँ पे है वॉज, तो यहाँ पे है वॉज। तो 97 में बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर। ये कह रहा है कि इस कांच की टेबल को जो है बड़े ही ध्यान से इस जो है इससे जो है कार्य करो, क्योंकि ये बहुत क्या है, फ्रेजाइल है, वॉलेटाइल है, फ्रूगल है, डक्टाइल। फ्रूगल का तो मतलब होता है कंजूस, माइजर। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको आसानी से पीट कर पतले तारों में तब्दील किया जा सकता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, और फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। तो कांच की टेबल नाजुक होगी बिल्कुल। 98 में ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। देखो वॉज लग रहा है, मतलब कौन सा टाइम चल रहा है, पास्ट टाइम। कह रहा है कि मैं बहुत तेज
तैराकी कर सकता था जब मैं केवल 5 साल का था। तो भूतकाल की क्षमता बतानी है, पास्ट टाइम की क्षमता बतानी है। अगर आपको प्रेजेंट टाइम में क्षमता बतानी होती, कौन से टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्षमता बतानी होती, तो कौन सा मॉडल यूज़ करते, कैन। लेकिन आपको पास्ट टाइम में क्या बतानी है, क्षमता, तो हम लोग कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैन की जगह क्या होगा, कुड होगा, यही एरर है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया क्वाइसेंट, इसका हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। दोस्तों क्वाइसेंट का मतलब होता है आलसी, अपन क्या बोल सकते हैं, लेजी, इनएक्टिव। तो अब आपको पता चल गया कि आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्योंकि आलसी या अक्रिय का अपोजिट क्या हो जाएगा, सक्रिय। डिजेक्टेड का मतलब होता है सैड, हिंदी में बोलेंगे निराश। पीसफुल का मतलब होता है शांति भरा। और इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब जिसको कुछ फर्क नहीं है कि सुख है कि दुख है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इस तरीके के जो विचारों में रहता है उसको इनडिफरेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान, निहायत ही आसान पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।